अस्सलाम स्टूडेंट्स। बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। और इससे पहले हमने ये जो तमाम लेक्चर थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक जो मेजर पोर्शन है आपका वो एक्सरसाइज से ही उठाया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग का एक बड़ा हिस्सा आपका पेपर का जो है वो एक्सरसाइज से आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से करें। सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे और फिर शॉर्ट और लॉन्ग। तो पहला एमसीक्यू था बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ये देखें बच्चे, उसने सवाल का जवाब आपको यहीं पे बता दिया है कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो जो लार्ज अमाउंट में पौधे को चाहिए होता है, कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो बड़ी मिकदार में। तो बच्चे जो बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और जो छोटी मिकदार में चाहिए होते हैं वो होते हैं माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो इन सब में से आप देखें, जिंक, बोरोन, पोटाशियम और आयरन, इनमें से सारे जो हैं वो पोटाशियम के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कम मिकदार में चाहिए। तो लार्ज अमाउंट में कौन सा चाहिए, वो है पोटाशियम। ठीक है, तो पोटाशियम इसका आंसर हो जाएगा। तो लार्ज क्वांटिटी में जो चाहिए वो क्या है, पोटाशियम। ठीक है, आंसर सी। उसके बाद दूसरा बच्चे, विच एलिमेंट इज इन रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल बनाने के लिए जो पौधे को है वो कौन सा एलिमेंट दरकार होता है। तो बच्चे जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का बुनियादी जुज़्व होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। इसका भी आंसर सी है। ठीक है, उसके बाद बच्चे तीसरा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स इज। यानी कि जो रूट हेयर्स हैं, जो जड़ के बाल होते हैं, जड़ की आगे मजीद एक्सटेंशंस होती हैं, उनका क्या फंक्शन है, जिसे जो रूट के ऊपर होते हैं। ठीक है, जड़ के ऊपर उनका क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए बच्चे, उसने प्राइमरी फंक्शन पूछा है। ठीक है ना, मेन फंक्शन जो उसका है। बाकी ये स्टोरेज ऑफ फूड और ये जो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट, ये सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है ना, तो जो प्राइमरी फंक्शन हमने इसका रूट के स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तो वो यही था कि इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। यानी कि न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करने के लिए जो सरफेस एरिया है ये रूट हेयर्स बढ़ाते हैं। ठीक है, पानी जज़ब करने के लिए सतह के रकबे को, जो सतही रकबा होता है उसको ये रूट हेयर्स बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा जी चौथा और पांचवा रेलिवेंट है एमसीक्यूज, इनको आप दोनों को एक साथ देखेंगे कि रूट हेयर्स अब्जॉर्ब साल्ट्स फ्रॉम सॉइल बाय। देखें, जो रूट हेयर्स हैं वो साल्ट्स को ज़मीन से अब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करना, साल्ट्स यानी कि नमकियात को, फ्रॉम सॉइल बाय। यानी कि जो रूट हेयर्स हैं, जड़ के बाल हैं, वो साल्ट्स को किस तरह जज़ब करते हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के ज़रिए, या फिल्ट्रेशन के ज़रिए। देखें बच्चे, जब बात साल्ट्स की आएगी ना, नमकियात की, तो ये होंगे जज़ब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ठीक है, तो जो साल्ट्स हैं वो जड़ के जो बाल हैं, रूट हेयर्स हैं, वो मिट्टी से नमकियात कैसे करेंगे जज़ब, नमकियात को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। इसके लिए एटीपी की सूरत में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। और जब बेटा जी बात आएगी पानी की, वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट सेल्स। तो जो जड़ के सेल्स हैं रूट के, वहाँ जो पानी है, जब बात आएगी पानी की, तो ये फिर होगा ओस्मोसिस के ज़रिए। यानी कि वहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। जब ये सारी मैंने डेफिनेशंस आपको पढ़ाई थी लेक्चर्स में, तो ये मैंने ये तरीक़ में बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी, आप लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पानी मिट्टी से जड़ के सेल्स में ऑस्मोसिस के थ्रू दाखिल होगा, और जो नमकियात होंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दाखिल होंगे। ठीक है, तो पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए और साल्ट्स जो हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो बच्चे इसको उल्ट लिख देते हैं, साल्ट्स के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और पानी के लिए, पानी की मूवमेंट के लिए जड़ में ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद बच्चे छठा सवाल है, द ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय। ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट कौन करता है। ठीक है, मीजोफिल सेल्स, गार्ड सेल्स, जाइलम या फ्लोएम। देखिए बच्चे, जाइलम और फ्लोएम तो पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं, मीजोफिल सेल्स का भी ये फंक्शन नहीं है। गार्ड सेल्स आपने पढ़ा था बच्चे कि ये जो इनके दरमियान क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही अमूमन होती है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन को किसके जरिए कंट्रोल किया जाता है, गार्ड सेल्स के जरिए। ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके दरमियान स्टोमेटा होते हैं, जब ये खुलेंगे तो फिर ही ट्रांसपायरेशन होगी ना। ट्रांसपायरेशन का आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन क्या है, पानी का लॉस है पौधे की सतह से। ठीक है, पौधे की सतह से पानी जो उड़ता है और हवा में शामिल होता है। ठीक है, बुखारात की सूरत में।
ये गार्ड सेल्स का फंक्शन है। उसके बाद सातवां बच्चे, अंडर विच कंडीशन, यानी कि किस कंडीशन के तहत देयर विल बी हायर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन का जो रेट है, जो वाटर का जो पानी जो पानी का ज़िया है पौधे की सतह से, वो किस कंडीशन के तहत ज़्यादा होगा। चार कंडीशन बताई गई हैं। हाई ह्यूमिडिटी, जब बहुत ज़्यादा नमी होगी तब होगा। देखें बच्चे, जो पत्ते की सतह है, अगर वहाँ पहले ही बहुत सारी ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, तो पौधे से मज़ीद पानी है वो बाहर नहीं निकल सकेगा, तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकेगी। लो लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो फिर भी नहीं हो सकेगी, ठीक है ना, ट्रांसपायरेशन की रफ्तार फिर भी ज़्यादा नहीं हो सकेगी। उसने यही पूछा है ज़्यादा कब होगी। ज़्यादा नमी में भी नहीं हो सकती, रोशनी की कम शिद्दत में। रोशनी ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा उड़ेगा ना, तो कम होगी तो कैसे कम ज़्यादा उड़ेगा। हरकत करती हवा, देखें बच्चे ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। पानी से भरी मिट्टी होगी फिर भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि पहले पानी मौजूद है तो पानी कहाँ से उड़ेगा वहां। हवा, जो हवा है वो पत्ते की सतह को खुश्क करेगी, वहां पे मजीद पत्ते से पौधे से पानी निकल कर उड़ने के लिए पत्ते की सतह पर ट्रांसपायरेशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो जो हरकत करती हवा है, ठीक है, मूविंग विंड है जो, ठीक है, विंड होगी जो बच्चे, वो क्या है, इसकी इस कंडीशन के तहत जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। वाटर लॉग्ड सॉइल, यानी कि जो पानी से भरी ज़मीन है, यहाँ भी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये करेक्ट आंसर सी है। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आयंस प्ले अ रोल इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए बच्चे, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जब पढ़ाई थी तो मैंने वहां आपको बताया था कि जो पोटाशियम आयंस हैं, ठीक है ना, ये देखें पोटाशियम आयंस हैं जो, ये क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग को स्टोमेटा की कंट्रोल करते हैं। तो जो एमसीक्यू नंबर 8 है, स्टोमेटा के खुलने में कौन सा आयन किरदार अदा करता है, वो है पोटाशियम, ठीक है। तो ये आपने आगे मैग्नीशियम पढ़ा है, ये किस लिए था, ये क्लोरोफिल का जुज था। और स्टोमेटा के खुलने में कौन सा आयन किरदार अदा करता है, वो पोटेशियम है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जहन नशीन करें। उसके बाद, इन मोस्ट प्लांट्स द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो ज़्यादातर पौधे हैं, जो खुराक की ट्रांसपोर्ट है, उनमें खुराक की जो गर्दिश होती है वो किस सूरत में होती है। देखिए बच्चे, ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च, माल्टोज यहाँ दिए गए हैं। तो बच्चे, प्लांट्स में जो होती है खुराक की गर्दिश, वो होती है सक्रोज की सूरत में। ये ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और ये जो सक्रोज है डाइसेक्राइड है, ठीक है ना। तो डाइसेक्राइड की सूरत में ही जो है वो गर्दिश होती है तमाम पौधों में अमूमन, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर जो 9 है इसका है सक्रोज, ठीक है। सक्रोज एक डाइसेक्राइड है, तो इसकी सूरत में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है पौधों में। बाद है बच्चे, एमसीक्यू नंबर 9 10 है, व्हाट इज ट्रू, यानी कि कौन सा दुरुस्त है अकॉर्डिंग के मुताबिक टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ द फूड ट्रांसपोर्ट। देखें बच्चे, हमने फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म पढ़ा था, उसने कहा है कि उसके मुताबिक कौन सा बयान सही है, ठीक है। तो वाटर इंटर्स द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर, सबसे पहले ही सही है बच्चे, क्योंकि ये आपने पढ़ा था कि जब वो पानी साइड वाली इलाके से यहाँ पे दाखिल होगा सोर्स में, और सोर्स और सिंक का आपने पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। एक माखज पढ़ा था जहाँ से वो खुराक चलेगी, और फिर यहाँ पे जहाँ पे उसने इस्तेमाल होना है उसको हमने सिंक बोला था, ठीक है। तो वाटर इंटर्स द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर, तो इस वाटर के इस प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म का नाम ही इसीलिए है कि ये इसमें प्रेशर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो वाटर इंटर्स द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर, तो इस प्रेशर की वजह से क्या है, खुराक की ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी सब आप छोड़ दें, ठीक है, वो एक्सप्लेनेटरी हैं, तो आप ने सिर्फ इसको करना है, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर जो 10 है बच्चे, उसका पहला ही आपने लगाना है कि खुराक की ट्रांसपोर्ट के प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के मुताबिक क्या दुरुस्त है। तो पहले यह पानी माखज में दाखिल होता है जिससे क्या होता है, प्रेशर पैदा होता है। उसके बाद बेटा जी, एमसीक्यूज नंबर आ गया 11, सक्यूलेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन, जो सक्यूलेंट ऑर्गन्स हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं। तो देखें बच्चे, ज़ीरोफाइट्स के बारे में पढ़ा था आपने, जो कि एक्सट्रीम जो पानी की डेफिशिएंसी में रहते हैं पौधे, वो अपने अंदर क्या हैं, वो एक अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं सकुलेंट आर्गन्स में, ठीक है। और वो पानी से भर जाते हैं, इसे हमने सकुलेंट आर्गन बोला था, ठीक है। तो ये ज़ीरोफाइट्स में होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखें, ज़ीरोफाइट्स के बारे में लिखा हुआ है आपकी थ्योरी में कि गोदेदार यानी कि सकुलेंट्स आर्गन होते हैं, ठीक है ना। कैक्टाई का पौधा जो है मखसूस जड़ों या तनों में पानी ज़ख़ीरा कर लेते हैं, ठीक है ना, और ऐसे जड़ें या तने नरम और रस भरे यानी कि जूसी हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सक्यूलेंट ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है, सक्यूलेंट ऑर्गन्स
ये जो ज़ीरोफाइट्स में होते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज वाला बच्चे पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चे मुख्तसर जवाबात हैं जो, ठीक है, ये एक्सरसाइज में से आएंगे आपको पेपर में, तो आपने अच्छे तरीके से करने हैं इनको। सबसे पहला बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में मिनरल न्यूट्रिशन की तारीफ लिखें, ठीक है। तो इसका जवाब हम देखते हैं आपकी बुक में से। बच्चे पेज नंबर 134 पे जब आप आएंगे, ये इंग्लिश मीडियम का, उर्दू मीडियम का बताता हूँ, तो यहाँ से आपने इसका आंसर लिखना है कि प्लांट्स गेट्स देयर फूड फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक हासिल करते हैं। दे यूज सनलाइट टू टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर। ये माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूरज की रोशनी की मदद से और पानी की मदद से क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं अपनी खुराक। बट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमॉलिक्यूल, लेकिन दूसरे मालिक्यूल बनाने के लिए दे नीड अदर मटेरियल फ्रॉम सॉइल, इन्हें ज़मीन से दूसरे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, जो कि पौधे अपने ज़मीन से लेते हैं अपनी दूसरी गज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो इसका आपने जवाब यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले इसका ये लिख देंगे कि पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल से अपनी खुराक तैयार करते हैं, और ये वाला आपने सारा ऐसे मादों को यहाँ तक आपने ये लिखना है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड गिव एग्जांपल्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तारीफ लिखें और मिसालें दें। बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस एग्जाम्स में ये बहुत दफ़ा आया, ठीक है। तो इसका आंसर देखें बच्चे, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है सवाल नंबर 1 का, जहाँ आंसर था उसके नीचे ही है, द मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, लार्जर क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है बच्चे लार्ज, बड़ा, ठीक है। तो जो पौधों को, वो मिनरल जो पौधों को रिक्वायर होते हैं, जरूरी होते हैं लार्ज क्वांटिटीज, ज्यादा मकदार में, उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे अब आगे आगे उसकी मिसालें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फास्फोरस, पोटाशियम एंड नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब आप शॉर्ट लिखेंगे तो दो दो तीन तीन मिसालें आपने इसमें से लिखनी है, ठीक है। आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ये तारीफ लिखिएगा जो कि ज़्यादा मकदार में चाहिए होंगे, और फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, द मिनरल्स, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड इन लोअर क्वांटिटीज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटीज में या लोअर क्वांटिटीज में पौधे को मिनरल्स चाहिए होंगे, उनको हम क्या बने, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी भी दो तीन मिसालें, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल। आप इसमें से दो दो तीन तीन मिसालें दे दीजिएगा तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या है बटे, डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये उर्दू मीडियम वालों के लिए हो जाएगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, वो मिनरल जो पौधों को बड़ी मकदार में चाहिए, ठीक है। मसलन ये वाले सारे जो मैंने आपको मिसाल दी है। जबकि वो मिनरल जिनकी कम मकदार में ज़रूरत होती है पौधों को, उन्हें हम माइक्रो कहते हैं। बच्चे ये गलत लिख देते हैं, मैक्रो में माइक्रो वाला लिख देते हैं और माइक्रो में मैक्रो वाला लिख देते हैं, नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने सही सही लिखना है, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हमारा हो गया। बाद बेटा जी तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट्स। देखें बच्चे, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि स्टेट बयान करें रोल्स, किरदार ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का किरदार बयान करें, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये प्रीवियस एग्जाम में ये भी रिपीट हुआ है। बेटा जी यहाँ पे जब आएंगे इस टॉपिक पे आप, रोल ऑफ नाइट्रोजन, 135 सफ़ा नंबर है इंग्लिश मीडियम का। तो रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का रोल, तो इसमें से आप शॉर्ट आएगा तो थोड़ा थोड़ा लिख देना है कि नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोटीन है, एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। तो प्रोटीन का, एंजाइम का, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है नाइट्रोजन, और पार्ट क्लोरोफिल का भी ये पार्ट है, ठीक है ना। तो ये रैपिड ग्रोथ, जो तेज़ बढ़ोतरी है पौधे की, उसमें मदद करता है। सीड और फ्रूट की जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, और उसमें, और जो क्वालिटी है पत्ते की, उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। इस तरह मैग्नीशियम का आपको एमसीक्यूज में भी आगे पढ़ा है आपने कि ये क्लोरोफिल का जुज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ें लिखनी होती हैं, कोई और रॉकेट साइंस तो वहाँ पे आपने नहीं जानी जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
तो इसके अलावा इस आल्सो एक्टिवेट्स द मैनी प्लांट एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इट नीडेड फॉर द ग्रोथ। इट आल्सो हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, जो फल की बनने का अमल है, और जर्मिनेशन है, जो सीड्स की बीज के उगने का अमल है, उसमें भी मदद देता है। तो आप ये वाला नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का किरदार आप ये वाला बच्चे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। और ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। और पत्ते के, और उसके बाद ये मैग्नीशियम वाला, ठीक है, क्लोरोफिल का जो जो है, और फल में उगने में मदद देता है और शक्ल में जज़ब करती है, ठीक है। चलें, यहाँ तक लिख दीजिएगा, उगने में मदद देता है, ठीक है। तो बच्चे इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो आपको टेबल दिया गया है, नाइट्रोजन का किरदार यहाँ पे बयान किया गया है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल एंड एंजाइम्स, इस तरह ये मैग्नीशियम का दिया गया है बेटा जी। तो यहाँ से आप टेबल से भी कर देते हैं अगर शॉर्ट आए, ठीक है ना। तो लॉन्ग के लिए तो आप जाहिर बात है कि ये वाला करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको मैंने ये जो बताया है, आप ये भी शॉर्ट के लिए लिख देंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइन की सूरत में लिखा है, यहाँ पे पॉइंट की सूरत में लिखा है, ठीक है। तो आप ये भी याद कर लें, अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम का लिखा हुआ है, ठीक है। और ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए ये जो नाइट्रोजन का किरदार लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम का लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप लिख देंगे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें बेटा इसको याद करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। उसके बाद बेटा जी चौथा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप्स। ट्रांसपायरेशन की तारीफ करनी है बच्चे, और इसकी इकसाम की तारीफ करनी है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन और इसकी इकसाम की तारीफ करनी है आपने, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं बच्चे। इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 138 पे, इंग्लिश मीडियम का, ठीक है ना। तो इसका एक पेज नंबर 144 पे भी जवाब है, एक हिस्से का जवाब यहाँ है। सबसे पहले उसने ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन पूछी है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ये ट्रांसपायरेशन की क्या होगी डेफिनेशन, यानी कि पौधे की सतह से, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं, 157 पेज पे आंसर है। पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर निकल जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रांसपायरेशन की तारीफ है। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन उसने पूछा है कि इसकी जो मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं उनकी भी करें, ठीक है ना। अ, तो देखें बच्चे, ट्रांसपायरेशन तीन तरह रास्तों से हो सकती है, इसलिए यानी कि पत्ते के स्टोमेटा के जरिए होगी तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलेंगे, एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की वजह से होगी तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे, और तने में मौजूद सुराखों से लेंटिसल्स के जरिए होगी तो उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन आपने अगर इसको मज़ीद बेहतर करना है, ठीक है, तो आप इसके लिए पेज नंबर 144 पर आएंगे, तो यहाँ पे आपको इसका जो दूसरा जो आंसर है वो भी मिलेगा, यानी कि पार्ट 2 इसका जो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो गैसेस एक्सचेंज वाला है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रांसपायरेशन वाला टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर पौधे किस तरह रिमूव करते हैं, तो ट्रांसपायरेशन की 3 इकसाम यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, ठीक है। तो ये वाली आपने यहाँ से कर लेनी है, ठीक है। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन वाला टॉपिक जो, ठीक है ना, ये 164 पेज है उर्दू मीडियम वालों का। तो ट्रांसपायरेशन की 3 इकसाम है। उसने आपसे एक तो तारीफ पूछी थी, वो मैंने 138 पेज था इंग्लिश मीडियम का, वहाँ पे वो आपको दिखाई है ट्रांसपायरेशन की तारीफ के, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस कॉल्ड, यानी कि पौधे की सतह से पानी का बुखारात की सूरत में उड़ना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। उसके बाद उसकी 3 इकसाम है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। तो ये आपको आंसर के लिए 2 जगह पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वाले टॉपिक में आप आएंगे और वहां से आप उसकी तारीफ लिखेंगे, और यहाँ से इसकी जो 3 आप हैं बेटा जी, ये इकसाम लिखेंगे, जो स्टोमेटल और क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। उसके बाद बच्चे 5वां सवाल है, हाउ इज द ट्रांसपायरेशनल पुल इम्पोर्टेंट इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जो ट्रांसपायरेशनल पुल है जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन होती है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, पुल किस तरह अहम है। देखिए बच्चे, ट्रांसपायरेशन की जो पुल की जो अहमियत है, उसने उसकी इंपॉर्टेंस मांगी है। तो मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाला जो टॉपिक है, ये पेज नंबर 139 पे है, 139 पे। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, इट क्रिएट्स अ पुल
ठीक है, बट येट इट्स क्रिएट अ पुल ऑन द वाटर कॉलम्स इन द जाइलम टिश्यू ऑफ द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट। दिस पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव। ठीक है, तो ये ट्रांसपायरेशन पुल की अहमियत बयान की गई है कि ये जो ट्रांसपायरेशन पुल बनता है ये किसके ट्रांसपोर्ट के लिए, पानी की और नमकियात की ट्रांसपोर्ट के लिए, जड़ से पत्तों की तरफ जो होती है उसके लिए अहम है। ठीक है, तो ये आपने ये वाला सवाल यहाँ से आपने करना है। ठीक है, ये जो डब्बे वाला है कि ट्रांसपरेशन एक जरूरी बुराई माना जाता है, यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना, एक और सवाल आएगा वहाँ आप लिखेंगे। अगर चाहे इससे पत्तों, तनों और जड़ों और जाइलम टिश्यूज में पानी का एक खंचाव पैदा होता है जिसे हम ट्रांसपरेशन पुल बोलते हैं। ये वही खंचाव की बात कर रहा है। ये खंचाव जड़ से पत्तों तक पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये आपने करना है, ये खंचाव है, ये जो ट्रांसपरेशनल पुल है इसकी आपने अहमियत बयान करनी है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। बाद बच्चे है सवाल नंबर 6, ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट से जो है वो पानी का ज़िया है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इज इट्स अ हार्मफुल फिनोमिना, कि क्या ये जो ख़तरनाक, ये जो नुकसानदेह अमल है। इफ़ नो, अगर नहीं है तो व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, तो इसकी अहमियत फिर क्या है। यानी कि पौधों में ट्रांसपायरेशन पानी का ज़िया है कि अगर एक नुकसानदा अमल है, अगर नहीं तो इसकी अहमियत क्या है। देखें बच्चे, जो सवाल अभी मैंने आपको करवाया है ना, वही वाला जवाब आपने इसमें लिखना है। ठीक है ना, बस फ़र्क ये रखना है कि जो जब वो आपको आएगा कि ट्रांसपायरेशन पुल की अहमियत बयान करें तो आपने लिख देना है दिस पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव। ठीक है, यानी कि ये जो खिंचाव है जड़ से पत्तों तक पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है, कि ये जो जो प्रोड्यूस होता है ट्रांसपायरेशन पुल। और जब ये सवाल आ जाएगा कि ट्रांसपायरेशन नुकसानदेह है या नहीं, या एक नेसेसरी इवल है, तो अगर नुकसानदेह नहीं है तो इसकी अहमियत बयान करें। तो फिर आपने उसका जवाब यहाँ से शुरू से लिखना है कि ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी इवल, यानी कि एक ऐसी बुराई है जो करना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रांसपायरेशन अगर ना होगी तो जो नीचे जड़ों से पानी है वो जो उड़कर ऊपर पत्तों पर आता है, वो साथ खुराक को भी जज़ब करके पत्तों तक लेकर आता है। अगर चाहे वो पौधे की सतह से उड़ जाता है, ये उड़ना एक बुराई है, लेकिन ये बुराई ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो साथ साथ पौधों में खुराक की ट्रांसपोर्ट और नमकियात की ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इवल ऑल दो ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, अगरचे ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ पानी का ज़िया है फ्रॉम प्लांट्स, बट येट इट्स क्रिएट अ पुल ऑन द वाटर कॉलम, लेकिन ये एक खिंचाव की कुव्वत पैदा करता है इन द जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यूज में पत्ते के एंड जड़ के और तने के। दिस पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम रूट्स टू लीव। तो ये जो पुल होता है ये इनकी ट्रांसपायरेशन, इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें आपने ये सारा जवाब लिख देना। ठीक है ना, तो दोनों सवालों का जवाब तकरीबन मिलता जुलता है, बस अपने उस हिसाब से लिखना जिस हिसाब से उसने वो सवाल पूछेगा आपसे। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसमें उसने डिफरेंशिएट का पूछा है कि इनके दरमियान फ़र्क करें। तो ये सवाल लाजमी आ जाते होते हैं ना डिफरेंस वाले बोर्ड में। डिफरेंशिएट बिटवीन, ये अकेला भी पूछा जा सकता है और दो दो करके भी, इनके जाइलम और फ्लोएम क्या है, या अकेला जाइलम का फंक्शन बयान करें। ट्रांसपायरेशन और कोटेशन में क्या फ़र्क है, तो आपने दोनों दोनों कर लेने। सबसे पहले है जाइलम और फ्लोएम में क्या फ़र्क है, इनके दरमियान फ़र्क करें जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसका जवाब आपको पेज नंबर जाइलम और फ्लोएम का जो फ़र्क है 136 पे मिलेगा, इंग्लिश मीडियम का। यहाँ पे आपने लिखना है जाइलम, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर साल्ट्स एंड फूड इज कैरिड आउट बाय जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, वाइल फ्लोएम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम फॉर फूड, फ्लोएम फॉर फूड आप याद रख लें कि फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करेगा पौधे में, और जो जाइलम होगा वो क्या करेगा, पीछे पानी बच गया और नमकियात बच गए हैं तो उनकी ट्रांसपोर्ट जाइलम कर देगा। ठीक है, तो ये आपने इसका जवाब करना है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया। और ये उर्दू मीडियम वाले लिख देंगे कि तमाम ज़मीनी पौधों में यहाँ से, ठीक है, ये इतना, और फिर यहाँ से पानी, नमकियात और खुराक की ट्रांसपोर्ट जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के जरिए होती है। ये जाइलम का फंक्शन है कि टिश्यू पानी नमकियात की ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम टिश्यू खुराक की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपने इसका जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन लिख देना है। दूसरा डिफरेंस वाला सवाल है, सवाल नंबर 7 का जो दूसरा यूज है वो है ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन। ठीक है,
ट्रांसपायरेशन और गुटेशन में फ़र्क बयान करें। ट्रांसपायरेशन की तारीफ आगे आपने पढ़ ली, मैंने बता दी है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इन फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, यानी कि पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर उड़ना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, तो वो वहाँ से आप तारीफ देख लीजिएगा। ये जो पीछे हमने सवाल पढ़ा है ना कि ट्रांसपायरेशन और इसी इकसाम बयान करें, तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी तारीफ बताई है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे क्या है जी, ट्रांसपायरेशन और उसके बाद गुटेशन। तो गुटेशन हम पढ़ते हैं कि क्या है। गुटेशन वाला जब आप आएंगे इस टॉपिक पे, ठीक है, ये जो गुटेशन वाला टॉपिक है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसका जवाब दिया गया है। ठीक है, सम प्लांट्स यहाँ से आपने लिखना है कि सच एज ग्रासेस हैव स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म कॉल्ड गुटेशन टू रिमूव एक्सेस वाटर एट नाइट, यानी कि रात के वक्त जो पौधे एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो अपना निकालते हैं अपनी सतह से, तो वो किस तरह निकालते हैं, वो गुटेशन के थ्रू निकालते हैं। तो गुटेशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू अ स्मॉल पोर्स लोकेटेड एट द टिप्स और एज ऑफ लीव्स, यानी कि पौधे की ये जो एज और टिप है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल पोर्स होते हैं, यहाँ से पौधे क्या है अपना ये जो एक्सेसिव वाटर है ये निकालते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस हेल्प्स टू रेगुलेट द प्लांट्स वाटर कंटेंट, तो ये पौधों में मौजूद पानी की मकदार को कंट्रोल करने के लिए मदद देता है। ये गुटेशन वाला ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे, ये पेज नंबर 165 पे है उर्दू मीडियम के गुटेशन। ठीक है, तो सॉरी यहाँ से नहीं लिखना आपने, ये यहाँ से लिखना है कि कुछ पौधे जैसे कि घास रात के वक्त फालतू पानी निकालने के लिए मखसूस तरीका इस्तेमाल करने से ग्यूटेशन कहते हैं, और ये आपने ये सारा लिखना है कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो ये ग्यूटेशन का हो गया। ठीक है, तो बाद बेटा जी तीसरा है हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और हेलो मतलब साल्ट्स। हाइड्रोफाइट्स जो पानी के पौधे हैं और हेलोफाइट्स जो हैं वो ज़्यादा साल्ट्स वाले इलाके में रहते हैं। तो इनके दरमियान हमने फ़र्क देखना है कि हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स में क्या फ़र्क है। तो इससे जो अगला सवाल होगा वो होगा हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये जो पौधों में हमने आखिरी जो टॉपिक पढ़ा था उसी में आ जाते हैं, यानी कि हमने अब हाइड्रोफाइट्स भी देखने हैं, हेलोफाइट्स भी देखने हैं और ज़ीरोफाइट्स भी देखने हैं। यानी कि ये जो दूसरा सवाल है ना इसका हाइड्रोफाइट्स, इसमें और इसमें ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो आप एक ही जगह पर इसका जवाब देख लेते हैं हम कि हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोफाइट्स यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, जवाब तो एक ही होगा ना, हेलोफाइट्स का, ज़ीरोफाइट्स का और हाइड्रोफाइट्स का हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आएँगे, तो ये जो टॉपिक है ना हमारा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है बड़ी डिटेल से, यहाँ पे ये निशान भी लगे हुए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट है और एमसीक्यूज़ है, ठीक है? पहले ये 10th क्लास में था, फिर ये अब ये 9th क्लास में है, तो वहाँ पे ये हर साल उनको लाज़मी इसमें से कोई ना फर्स्ट या सेकंड टाइम में सवाल आते हैं, ठीक है? पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिकतें वाला ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोफाइट्स क्या हैं जी? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फाइट्स का मतलब होता है पौधे, यानी कि पानी के पौधे। लिव इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड लेक्स एटसेट्रा और इन वेट सॉइल, यानी कि जो हर वक्त पानी में ही रहते हैं या वेट सॉइल में रहते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो पूरे का पूरा जो जिस्म है पौधे का, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स टू दी होल सरफेस, यानी कि इनका पूरा का पूरा जिस्म जो है वो पानी में ही रहता है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लिख देंगे। तो इसका आप लिखेंगे कि मैनी हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विच फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि इतना का आप शॉर्ट लिख देंगे। तो इसकी मिसाल आपने लिख देनी है वाटर लिली। ठीक है, तो जो कि वाटर लिली प्लांट है ये हाइड्रोफाइट है। ठीक है, तो शॉर्ट में आपने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके ही लिखना है। तो यहाँ उर्दू मीडियम वाले बच्चे 166 पेज पे लिखनेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में कि ये ताज़ा पानी के पौधे हैं। बच्चे इनका लफ्ज़ याद रखा करें, इनका तर्जमा आपके ज़हन में हो तो लिख तो आप खुद भी लेंगे। हाइड्रो का मतलब है वाटर और फाइट्स का मतलब होता है पौधे। ठीक है, यानी कि पानी के पौधे, यानी कि तालाब, झील वगैरह या गीली मिट्टी में रहते हैं। इनमें तमाम पौधे की तमाम सतह से पानी जज़ब होता है। ठीक है, और पत्ते चौड़े होते हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं, और ऐसे पौधों की यहाँ मिसाल कमल है या इसे हम वाटर लिली बोलते हैं। तो ये एक हमारा हाइड्रोफाइट्स वाला बेटा जी क्या हो गया, क्लियर हो गया, जो जो हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स वाला। आगे है हेलोफाइट्स। ठीक है, तो हेलोफाइट्स को देखते हैं हम कि हेलोफाइट्स क्या हैं। आगे बच्चे हेलोफाइट्स के बारे में बताया गया है। हेलो का मतलब यानी कि मैंने बताया था कि जो जो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स लिव्स इन हैबिटेट्स, हेलो का मतलब साल्टी आप ज़हन में रखें, और फाइट्स मतलब पौधे, यानी कि जो लिव इन हैबिटेट्स ऐसी मस्कन में रहते हैं विच विद साल्टी वाटर्स, यानी कि जहाँ वाटर क्या होता है, नमकीन होता है, जैसे समंदर का पानी है या फिर मार्शिस का पानी है वो नमकीन होता है। ठीक है,
तो ये आपने इनके बारे में लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आप इसके बारे में लिखिएगा और उसके बाद आप इसकी जो मिसाल दी दीजिएगा यहाँ पे आप मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, यानी कि सी ग्रासेस की मिसाल आप इसके बारे में दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये हेलोफाइट्स हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में आप ये वाला टॉपिक आप इसमें से कोशिश कीजिएगा कि ये सारा लिखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप हेलोफाइट्स के बारे में लिखें क्योंकि आपने लॉन्ग के तौर पर ये जो है ये लाजमी तैयार करना है ये वाला। तो आप लॉन्ग के हिसाब से थोड़ा सा इसमें काट कर लिख दीजिएगा शॉर्ट। उसके बाद बच्चे हैं, तीसरा पूछा है उसने जीरो। जीरो का मतलब होता है जीरो फाइट्स मतलब पौधे, यानी कि ऐसे पौधे जहाँ पे जीरो वाटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश्की में रहने वाले पौधे, ठीक है। तो ये जीरो जेड से नहीं डाला हुआ, एक्स से डाला है, मतलब इसका वही है। लिव इन एक्सट्रीमली ड्राई, एक्सट्रीमली मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट्स जैसे डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आपको पता है कि पानी शानी कुछ नहीं होता। दे हैव, अब आपने ना थोड़ी थोड़ी अडेप्टेशन भी लिखनी है इसमें, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको वो हेलोफाइट्स का बताया ना, तो इसमें आपने ये लिख देना है कि सी और साल्टी मार्शेस में होते हैं तो वाटर ट्राइज टू मूव आउट फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडीज इनटू द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया ना, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक, ये आप लेक्चर देखेंगे ना, इससे पिछला लेक्चर ही मैंने अपलोड किया है, एस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स वाला, ठीक है। तो वहाँ पे इसको मैंने बड़ी डिटेल से समझाया, छोटा सा लेक्चर है, आप लाजमी देखिएगा बच्चे। हेलोफाइट्स लिव्स इन हैबिटेट्स, ये वाला अपने लाजमी अपने ना इसकी अडेप्टेशन बयान करनी है। और ज़ीरोफाइट्स में भी आपने बताना है कि अगर ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, पानी की कमी को कैसे पूरा करते हैं। तो आपने बताना है दे हैव डीप रूट टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ऑलमोस्ट ड्राई सॉइल, यानी कि इनका जो जड़ों का जाल है वो बहुत गहराई तक फैला होता है, ठीक है ना। ऊपर तो पानी नहीं है तो जड़ें नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि जो पौधे पानी के थे उनमें इतनी कोई जड़ें नहीं थी क्योंकि पूरा पौधा पानी डायरेक्ट ले रहे हैं, पत्ते शत्ते हर चीज़। तो वहाँ पे जड़ों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं इनमें जड़ें बहुत गहराई तक गई होती हैं। देयर बॉडी सरफेस हैज़ वेरी फ्यू स्टोमेटा, तो इनके जो जिस्म होगा, इनकी जो बॉडी सरफेस होगी, पत्ते शत्ते होंगे, वहाँ पे स्टोमेटा बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि पानी का ज़िया रोकना है, पानी को ज़ाया होने से रोकना है, ठीक है ना। तो इनके अलावा इन पे ऊपर थिक क्यूटिकल वैक्सी क्यूटिकल भी होगी ताकि पानी जो है वो ना इनसे ज़ाया हो, ठीक है। तो इनकी जो स्टेम्स हैं वो भर जाती हैं पानी से, ठीक है ना। तो इसको हम सक्यूलेंट ऑर्गन्स भी बोलते हैं, तो ये भी आपने इसमें करना है। तो ये है ज़ीरोफाइट्स वाला, ठीक है ना। इसमें से आपने मेन चीज़ें लिख देनी है कि खुश्क माहौल और सहराओं वगैरह में रहते हैं और इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, स्टोमेटा बहुत कम होते हैं और पानी का ज़ाया रोकने के लिए इनकी सतह क्या होती है, मोमी होती है, ठीक है। तो ये आपने इसकी कैक्टाई की मिसाल देनी है, इसमें मिसाल हर सवाल में आपने लाजमी देनी है, यानी कि कैक्टस, यहाँ पे इसकी मिसाल देनी है कैक्टाई की। कैक्टस भी बोलते हैं इसे, कैक्टाई भी बोलते हैं। अगर एक पौधा होगा तो कैक्टाई बोलेंगे, ज़्यादा होंगे तो कैक्टस। आखिरी सवाल है इसका, इसका पार्ट सातवें का, कि लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में फ़र्क बयान करें। तो ये मैं ऊपर भी आपको बता कर आया हूँ ट्रांसपिरेशन और इसकी जो टाइप्स पड़ी थी, ठीक है। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या फ़र्क है, देखिए बच्चे, जो ट्रांसपिरेशन लेंटी सेल्स के जरिए होगी उसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, जो स्टोमेटा के जरिए होगी उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। देखिए बच्चे, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन को आपने किस तरह लिखना है, ट्रांसपिरेशन वाले टॉपिक में आएंगे 9.3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पेज नंबर 138 है बेटे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा एंड इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, यानी कि ज़्यादातर जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के जरिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ये स्टोमेटा के जरिए होती है। अब लेंटिकुलर का इस तरह वाज़ह जवाब नहीं लिखा हुआ, आपने बिल्कुल यहीं से लिखना है। आपने लिखना है द लेंटिकुलर के लिए मैं बता देता हूँ, द ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू लेंटी सेल्स। अब स्टोमेटा को काट कर आपने लिख देना है लेंटी सेल्स, LENTICELES, ठीक है, CELS। तो यहाँ पे ये एक मिनट, लेंटी सेल्स के मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, यहाँ पे आपने उसके बता देना है। अच्छा, आप इसको जो लेंटी सेल्स हैं LENTICELS, यहाँ पे आप इसको इस तरह लिख देंगे, ठीक है ना। तो जो ये जो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन है उसकी डेफिनेशन तो ये हो जाएगी ना, द ट्रांसपिरेशन अकर थ्रो स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, द ट्रांसपिरेशन अकर थ्रो लेंटी सेल्स इज कॉल्ड लेंटिकुलर
ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो दोनों सवालों का जवाब बस एक ही है तकरीबन, बस एक लेंटिसेल्स के जरिए हो रही है तो उसमें आपने लेंटिसेल और लेंटिकुलर मेंशन कर देना, एक स्टोमेटा के जरिए हो रही है तो उसने आपने स्टोमेटा और स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन बयान कर देना। ठीक है, तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ से लिखेंगे कि ज़्यादातर ट्रांसपेरेशन स्टोमेटा के जरिए होती है, उसे स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन कहते हैं। और लेंटिकुलर के बारे में लिखेंगे कि जो ट्रांसपायरेशन लेंटिसेल्स, यहाँ स्टोमेटा फिर काट देंगे, लेंटिसेल्स के जरिए होती है, उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है ना, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। बस ये इतना जवाब आपने लिखना है। बाद है बच्चे आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द प्लांट्स ऑफ द रबर एंड किकर एक्सक्रीट देयर वेस्टेज, यानी कि जो रबर और किकर के प्लांट्स हैं वो अपने जो एक्स्ट्रा मादे हैं, ठीक है, वो बेकार जो मादे हैं वो कैसे खारिज करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्स प्लांट एक्सक्रीशन वाले में, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में से ये उसने पूछा। तो इसका जवाब 145वां नंबर पे है। आपने यहाँ से लिखना है कि प्लांट अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडी, यानी कि पौधे जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हैं मेटाबॉलिक के बेकार मादों को निकालने के लिए। तो फिर आपके उसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे some plants excrete their wastage through special pores by applying force. फॉर एग्जाम्पल रबर प्लांट, ये रबर का पौधा हो गया, एक्सक्रीट लेटेक्स, एंड केसिया प्लांट यानी कि किकर का पौधा जो है वो एक्सक्रीट्स गम्स। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने इसका लिखना है। तो आप इसका जवाब यहाँ से भी लिख सकते हैं कि सम प्लांट्स एक्सक्रीट या देयर वेस्टेज थ्रू स्पेशल पोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी कि उनके उनके पौधों में जो पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, उनको फोर्स अप्लाई करके वहाँ से ये कुछ बेकार मादे निकाल लेते हैं। रबर प्लांट है जो वो लेटेक्स को खारिज करता है, जो अकेसिया यानी कि किकर का पौधा है वो क्या करता है, गम्स को सिक्रीट करता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ये लिख देना है। ठीक है, तो चंद पौधे कुव्वत लगाकर मखसूस राखों से बेकार मादे निकालते हैं, यहाँ से आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर रबर का पौधा लेटेक्स निकालता है और किकर का पौधा गम। तो ये इसका जवाब है छोटा सा। तो बच्चे हमारे शॉर्ट कंप्लीट हो गए। अब लॉन्ग देखते हैं, राइट आंसर इन डिटेल। तो डिस्क्राइब द इवेंट्स, पहला है इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा की ओपनिंग और खुलने और बंद होने में जो शामिल वाकयात हैं वो बयान करें। ठीक है ना, तो ये वाला टॉपिक देखें बच्चे। अगर मैं दोबारा ये सारा लेक्चर आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए तमाम लेक्चर मौजूद हैं ये मेरे इसी चैनल पर। इससे पीछे मैंने इस चैप्टर में तकरीबन तमाम लेक्चर अपलोड कर दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हर लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है बच्चे, तो आप वो लाजमी देखें, आप इंशाल्लाह आपको वहाँ से एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग भी जो हैं आपके अच्छे तरीके से उसी में से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो इसका मैं अब आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि कितना कितना आपने लिखना है। ठीक है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग और स्टोमेटा में कितना लिखना है। बच्चे ये मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। हमारा सवाल ये है कि कौन कौन से वाकयात होते हैं। तो सबसे पहले आप इधर ये हेडिंग देंगे मार्कर से, उसके बाद आप लिखेंगे स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन दी टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर में तब्दीली की वजह से, गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर में तब्दीली आने की वजह से खुलते हैं और बंद होते हैं। उसके बाद बच्चे आपने उसने वाकयात पूछे हैं तो आप टू दी पॉइंट लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत सारे पेजेस भरने हैं, ये साइंस में नहीं होता, ये उर्दू में होता होगा या इंग्लिश के एसेस में होता होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने बस चीज़ों को बयान करना होता है। ठीक है, इवेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम, तो डे टाइम में कौन से इवेंट्स होंगे आपने बेटा जी ये लिख देना है उसमें। और ठीक है, यानी कि दिन के वक्त होने वाले वाकयात, यानी कि उसने इवेंट्स ही पूछे हैं हमसे। ठीक है, तो ये सारा मैंने डिटेल से समझाया हुआ किस तरह गार्ड सेल काम करते हैं और किस तरह ये सारा कुछ होता है और किस तरह टर्गर प्रेशर होता है, किस तरह पानी अंदर आता है, किस तरह इनमें से एक स्टोमेटा क्लोज होते हैं और किस तरह खुलते हैं। तो उसके बाद शाम के वक्त होने वाले वाकयात, यानी कि पौधे को जो है वो दिन के वक्त और रात के वक्त मुख्तलिफ सूरत हाल का, क्योंकि दिन के वक्त रोशनी भी होती है, रात के वक्त रोशनी नहीं होती। तो दिन के वक्त इवेंट्स और तरह होंगे, रात के वक्त बेटा और तरह होंगे। तो इस तरह इवेंट्स ड्यूरिंग इवनिंग, शाम के वक्त क्या होता है, तो ये आपने बस थोड़ा थोड़ा इसमें लिख देना है। उसके बाद बच्चे दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड डिस्क्राइब द अपटेक ऑफ साल्ट एंड वाटर बाय रूट, यानी कि जड़ की अंदरूनी जो साख्त है उसको बयान करना है और जड़ में नमक और पानी के दाखिल होने का अमल बयान करें। तो ये जड़ की जो अंदरूनी साख्त है ना, ये मैंने तफसील से लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चे ये देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। तो ये आप रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, बड़ा डिटेल से अच्छे तरीके से ये मैंने सारा लेक्चर समझाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि जो साल्ट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए और जो पानी है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए पौधे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
ये आपने बयान करनी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक लिखना है, वास्कुलर टिश्यूज़ तक, ठीक है। ये इधर ये उर्दू मीडियम वालों का हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला आपने लिखना है। तो ये आपने चीज़ लाज़मी बयान करनी है कि जो नमकियात जो हैं वो किसके ज़रिए होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और जो अ, पानी है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए दाखिल होता है, ठीक है ना? यानी कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है। तो आप डिटेल से इस तरह बच्चे लिखिएगा हेडिंग बनाकर मार्कर्स के साथ। तीसरा सवाल है बच्चे, डिस्क्राइब द टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी एज इफेक्ट इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि जो ट्रांसपायरेशन टेम्परेचर हरकत करती हवा और फ़ज़ा में नमी को इन अवामल के तौर पर बयान करें। जो अब देखें बच्चे, ये जो सवाल आया है ये है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो ये वहाँ से आया है बच्चे, ये फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो ये वाला टॉपिक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये मौजूद है, टेम्परेचर भी मौजूद है, विंड भी और ह्यूमिडिटी मौजूद है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बड़ा आसान सा है और बोर्ड में बार बार ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये सतही रकबे वाला भी साथ आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब वो 4 फैक्टर पूछेगा 4 नंबर का लॉन्ग तो देगा ना, ठीक है। तो इनको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, 4 फैक्टर आप लाजमी लिखेंगे। बाद बच्चे चौथा लॉन्ग है कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन प्लांट्स, यानी कि पौधे में पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म लिखें, ठीक है ना। पौधे में पानी की ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म या पानी और नमकियात की ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है वो आपने लिखना है कि पौधों में किस तरह होती है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। ये 140 पेज नंबर इंग्लिश मीडियम का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है और किस तरह पैदा होता है और किस तरह ये पानी की और पौधों नमकियात की ट्रांसपोर्ट में अहमियत रखता है। सवाल घुमा कर आएगा आएगा, जवाब यही है, ठीक है ना। उसने तो हमसे एक्सरसाइज में यही पूछा ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन प्लांट्स, तो आपने ये वाला लिखना है कि ट्रांसपायरेशन के जरिए, ठीक है। तो ये आपने ये सारा इसको लिखना है। ये इसको हम कोहेजन टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपायरेशन पुल पैदा होता है और ये जो खुराक ऊपर जाती है, पौधे के पानी ऊपर जाता है, ये कोहेजन टेंशन है, यानी कि एक खिंचाव की कुव्वत पैदा होती है ना, ट्रांसपायरेशन पुल, कोहेजन टेंशन जो ये जो पैदा होती है खिंचाव की कुव्वत, ठीक है। इसको हम कोहेजन टेंशन थ्योरी भी है, ये पिछली बुक में लिखा हुआ था, जो पिछले सिलेबस में था, यहाँ नहीं है। अगर वो कहीं आ जाए तो आपने बात एक ही है, ठीक है। तो ये है पानी की ट्रांसपोर्ट। वैसे ये चौथा सवाल था जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट था, जो कि ट्रांसपायरेशनल पुल था या कोहेजन टेंशन थ्योरी था। अब ये जो पांचवा सवाल है ये है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अब ये खुराक की ट्रांसपोर्ट है। ये पिछला सवाल पानी की ट्रांसपोर्ट था जो कि ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए होती है। अब ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है जिसके जरिए खुराक को जो है वो ट्रांसलोकेट एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, यानी कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के जरिए खुराक की ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म की वजाहत करें। देखें बच्चे, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स 141 141 पेज नंबर पे है। ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को बयान करना है, सोर्स और सिंक को बयान करना है। ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, मैंने लेक्चर्स मौजूद हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये आपने सीप ट्यूब एलिमेंट्स और ये सारा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के किस तरह ये प्रेशर क्रिएट होता है और किस तरह एंड से सोर्स से, ठीक है, ये फूड मालिक्यूल को सोर्स से ये सिंक की तरफ चीज़ों को पहुँचाया जाता है, ठीक है ना। सोर्स जहाँ पे चीज़ें पैदा होंगी, सिंक जहाँ पे वो उनकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये सारा आपने बयान करना है, ये वाला, ये जो प्रेशर फ्लो, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म खुराकी मुंतकली का 161 पेज नंबर पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने बयान करनी है, छोटा सा ही है, आपने इसको टू दी पॉइंट लिख देना है। मेन वर्डिंग जो है, जो चीज़ें हैं जो हैं वो टर्म्स हैं वो साइंटिफिक वो आपने इस्तेमाल करनी है, अल्फाज आप अपने भी यूज़ कर सकते हैं। सवाल है बच्चे, हाउ डू द प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी, पौधे अपने जिस्म से जो हैं वो अज़ाफ़ी पानी और नमकियात कैसे खारिज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक से, ये देखें बच्चे, मैकेनिज्म एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाला जो है, तो वहाँ पे उसने आपसे क्या पूछा है, आपसे एक्स्ट्रा वाटर पूछा है कि किस तरह रिमूव करते हैं पौधे अपने जिस्म से। तो ये आपने बताना है कि ट्रांसपायरेशन के जरिए खारिज करते हैं, ठीक है। और अ, यहाँ पे बच्चे आप ट्रांसपायरेशन के बारे में बताएंगे, इसकी 3 इकसाम है, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये बताएंगे कि एक्सेस वाटर को किस तरह रिमूव किया जाता है। और उसके बाद जो है आप क्यूटेशन के बारे में बताएंगे कि रात के वक्त ये किस तरह काम करती है, ठीक है।
तो ये आपने बताना है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से जो है अज़ाफ़ी पानी की एक्सक्रीशन जो है वो ट्रांसपायरेशन के ये वाला जो टॉपिक है ये उसने पूछा है, ठीक है ना। तो इसका टू द पॉइंट यही है, ट्रांसपायरेशन और इसमें म्यूटेशन आएंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें बतानी है इसमें। उसके बाद बच्चे सातवां है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों में जो गैसों का तबादला है वो अमल बयान करें आप, सातवां सवाल, ठीक है। ये है प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये गैसेस एक्सचेंज आपने ये बताना है कि कौन कौन से ये जो गैसेस हैं ये क्यूटिकल के थ्रू कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है, फिर स्टोमेटा के जरिए भी गैसेस का एक्सचेंज होता है छोटे पौधों में, जो वुडी स्टेम्स हैं, बड़े जो बार्क वाले पौधे हैं, ठीक है। तो उसमें जो होते हैं वो लेंटिसेल्स, उनके जरिए गैसों का, तो ये सारा प्रोसेस आपने तफसीलन जो है वो बताना है, ठीक है। तो ये एक पेज पे ही है, प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ये वाला गैसों के तबादले का अमल। तो ये आपने बताना है कि क्यूटिकल के ज़रिए भी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि ये स्टोमेटा के ज़रिए भी होती है गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, और फिर बड़े पौधों में, छाल वाले पौधों में लेंटिसेल्स के ज़रिए होता है। तो ये वाला आपने इसमें लिखा। बाद बच्चा जी आठवां सवाल है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म्स और अडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। यानी कि पौधों में जो है बेकार मादों के अखराज के लिए पौधों में मैकेनिज्म और मवाफ़क़त बयान करें, ठीक है ना। कि पौधों में बेकार मादे किस तरह खारिज करते हैं, उनमें मुख्तलिफ जो मैकेनिज्म है कुदरत ने रखे हुए वो बयान करें। तो बच्चा यहाँ पे आप आएंगे मैकेनिज्म फॉर द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में। तो ये सारे मैकेनिज्म हैं, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरह खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खारिज करते हैं, पानी है जो एक्स्ट्रा उसको कैसे खारिज करते हैं, ट्रांसपरेशन के ज़रिए और ग्यूटेशन के ज़रिए, ठीक है। तो ये वाले इसमें आ जाएंगे। और फिर तीसरा जो है वो एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं, जो जैसे किक्कर का पौधा क्या करता है और भिंडी का पौधा क्या करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। वैसे तो ये इतना लंबा सवाल नहीं आता, अगर आएगा तो थोड़ा थोड़ा इसमें से आपने टू द पॉइंट लिख देना, ये तीनों में से ना। तीनों भला कौन कौन से, एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मैकेनिज्म ए हो गया, बी पार्ट हो गया वाटर किस तरह निकालना है पौधों ने जब वो वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें ट्रांसपायरेशन और आपने ग्यूटेशन बयान करना है। और तीसरा बच्चे जो है दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जैसे वो किकर वगैरह है, और जो कि गम्स सिक्रीट करती है, उसके अलावा जो रबर का पौधा वो लेटेक्स करता है, ये चीज़ें पढ़ी हैं इस बारे में, ठीक है। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे, अज़ाफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की एक्सक्रीशन, अज़ाफ़ी पानी की एक्सक्रीशन, ठीक है। और इसमें ये वाला कारमादों की एक्सक्रीशन, ये इसमें आ जाए। नौवां सवाल है, एक्सप्लेन ओस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स में हमने जो हैं अडेप्टेशंस बयान करनी है, तो ठीक है। तो ये लेक्चर डिटेल में मौजूद है, आप लाजमी देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट भी इसमें से आए हैं, एमसीक्यूज़ भी आए हैं, बच्चे आपने नोट किया अच्छे तरीके से इसको। तो अब आप इसको लॉन्ग के तौर पर भी अच्छे तरीके से करिएगा। हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स में यानी कि ओस्मोटिक एडजस्टमेंट्स बयान करनी है कि जो पानी में रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, जो नमकियात में रहते हैं किस तरह रहते हैं, जो खुश्की में रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चे ये टॉपिक मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हाइड्रोफाइट्स हैं, ठीक है। मीज़ोफाइट्स उसने नहीं पूछे, ये हाइड्रोफाइट्स हैं। ये आपने बताना है कि ये मैंने आगे शॉर्ट में भी एक्सप्लेन किया आपको कि इनके पत्ते चौड़े होंगे, ठीक है, स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होंगे ताकि पानी निकले। तो ज़ीरोफाइट्स होंगे, इनकी में स्टोमेटा कम होंगे ताकि कम पानी निकले, क्योंकि ये खुश्की में रहते हैं, ठीक है, सहराओं में रहते हैं। साथ साथ एक एक दो दो मसाले भी देनी है और सकुलेंट आर्गन के बारे में बताना है जो कि ज़ीरोफाइट्स में होते हैं। तो ये सारी अडेप्टेशन है इनकी, ठीक है। उसके बाद जो हेलोफाइट्स हैं ये नमकियात वाले इलाके में रहते हैं, तो नमकियात से छुटकारा कैसे पाना है इन्होंने, तो ये भी आपने बयान करना, साथ इसकी एक एक दो दो मिसालें भी बयान करनी है, ठीक है। तो ये तीनों में आपने अडेप्टेशंस बयान करनी है। तो अगर आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने ईजी वे में एक लेक्चर अपलोड किया है इसके बारे में, इस टॉपिक पे आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे उर्दू मीडियम वाले बच्चे 166 पेज पे है, ये हाइड्रोफाइट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि इनके पत्ते किस तरह के होते हैं, फिर ज़ीरोफाइट्स के बारे में बताएंगे, और फिर यहाँ पे हेलोफाइट्स के बारे में बताएंगे। तो ये लॉन्ग जो बच्चे हैं आपके ये सारे क्लियर हो गए हैं। बच्चे ये एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग हो गए, अब ये इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसने ये पूछा है, बड़ा इजी है, व्हाई डू प्लांट्स ट्रांसपायर मोर ऑन विंडी डे कंपेयर टू ह्यूमिड वन। यानी कि पौधे जो हैं, उसने पूछा है कि नमी वाले दिन की निस्बत हवा वाले दिन ज़्यादा ट्रांसपायर क्यों करते हैं।
ट्रांसपायर मतलब ट्रांसपायरेशन जो है बच्चे, जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही हो, पौधे का जो पानी है वो उड़ता है, ठीक है ना। यानी कि ट्रांसपायरेशन क्या है, इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर उड़ना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो उसने पूछा कि ये जो ट्रांसपायरेशन हो रही है, हवा में उड़ रहा है पानी, जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही हो उस दिन ज़्यादा क्यों उड़ता है, और जिस दिन नमी ज़्यादा हो तो उस दिन कम क्यों उड़ता है, ठीक है। तो बच्चे देखें, जिस दिन नमी ज़्यादा होगी पौधे के पत्ते पे पहले ही पानी मौजूद होगा, इतना ज़्यादा पानी मौजूद होगा तो मज़ीद पानी पौधे से निकल कर नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन हवा चल रही होगी तो वो पानी को क्या है, पत्ते पे पानी आता जाएगा, वो हवा लेकर उड़ती जाएगी और मज़ीद पानी पौधा अपने पत्ते की तरफ लेकर आता रहेगा और ट्रांसपायरेशन होती रहेगी, ठीक है। तो जितनी हवा ज़्यादा चलेगी उतना ट्रांसपायरेशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आप इसका जवाब उधर भी देख सकते हैं कि जहाँ पे लिखा है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामल, वहाँ पे चलती हवा है, तो जितनी हवा ज़्यादा चलेगी वहाँ पे उतनी ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। और जितनी नमी ज़्यादा होगी, नमी पहले पानी में मौजूद है पत्ते की सतह पे, तो और पत्ता पानी कहाँ हवा में खारिज करेगा, पहला पानी पौधे की सतह से सूखेगा तो हवा आकर सुखाएगी और फिर ही जाएगा, ठीक है ना। तो ह्यूमिड वन, जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे ट्रांसपायरेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलें बेटा जी, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर हम लेक्चर 10 चैप्टर नंबर 10 पे देंगे इंशाल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक इसको देखा, और इसको अच्छे से तैयार करें बच्चे। एक्सरसाइज में से बहुत सारा आपका जो पेपर है वो बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर